हाय, आई एम आशीष। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने किया था लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। ओके। अगर आपको प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस। देखो, कंट्रोलिंग प्रोसेस के बारे में मैंने ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है। मुश्किल से आपकी एक स्लाइड है, इसके अंदर सारा आपको सिखा दूंगा कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, इसके अंदर हम फिर डेविएशंस देखेंगे। लेकिन कंट्रोलिंग प्रोसेस का मैंने ज़्यादा कुछ यहाँ पे इसलिए नहीं डाला क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ इनके बारे में समझने वाले हैं, ठीक है ना। पढ़ तो देखो आप अपनी बुक से भी लोगे, एनसीईआरटी की बुक इतनी अच्छी है, वहाँ से पढ़ लो, और भी बुक्स हैं बहुत सारी मार्केट में। लेकिन हमें यहाँ पे बेसिकली इसको सीखना है, समझना है ठीक से। इसलिए मैंने ज़्यादा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं डाली ताकि आप सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुने, ठीक है ना। डालने को मैं डाल सकता था लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं डाली है ताकि आप सिर्फ मेरी बातों पे फोकस करें, आप उसको जो वहाँ पे जो लिखा हुआ है उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, ठीक है। क्योंकि वो तो आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं, मटेरियल तो आपको बहुत सारा मिल जाएगा, इंटरनेट है, बुक्स हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं। लेकिन सिर्फ हम यहाँ पे फोकस करेंगे सीखने के ऊपर, ठीक है ना। समझेंगे कहना क्या चाहता है, एक एक पॉइंट समझेंगे, ठीक है। और बहुत ही जल्दी से खत्म हो जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा पॉइंट है ये। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अब। कंट्रोलिंग प्रोसेस, ठीक है, चलो देखते हैं क्या है ये। सबसे पहला पॉइंट है आपका सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। देखिए, मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी समझाया था कि कंट्रोलिंग का जो पर्पस है वो क्या है। बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी हमने स्टैंडर्ड एक तय किया होता है, जो हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया होता है, ठीक है ना, उसको हम कंपेयर करते हैं किससे, एक्चुअल परफॉर्मेंस से, एक्चुअल स्टैंडर्ड से, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं आपका कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। ये हम पॉइंट नंबर 3 आप सामने देख रहे हैं, तो वहाँ पे हम बात करेंगे इसके बारे में। तो मैं कहने का चाहता हूँ, जो कंट्रोलिंग प्रोसेस होता है वो एक्चुअल और प्लान्ड दोनों स्टैंडर्ड के बीच के डिफरेंस को हटाने का काम करता है कंट्रोलिंग प्रोसेस, ठीक है ना। कैसे आप उस चीज को रिमूव कर सकते हैं, कैसे आप उस चीज को ठीक कर सकते हैं, ये काम है कंट्रोलिंग का, ठीक है ना। ठीक किसे करना है, जो भी डिस्क्रिपेंसी या डिफरेंस जो आपका आ रहा है, ठीक है, प्लान्ड परफॉर्मेंस में या फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस में, उसके बीच के डिफरेंस को आपको खत्म करना है। बात समझ में आ रही है ना। देखो, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड के बारे में। स्टैंडर्ड होता क्या है, देखो सिंपल सा मतलब है, स्टैंडर्ड मतलब होता है टारगेट। क्या होता है इसका मतलब, टारगेट। और देखो, टारगेट अगर आपका आपने कोई सेट किया हुआ है तो टारगेट ऑब्वियसली आपने इसलिए सेट किया है ताकि आप उसको अचीव कर सके, ठीक है ना। और अगर अचीव भी नहीं कर पाए और उसके आसपास भी अगर आप पहुंच गए, ठीक है ना, तो फिर भी उतना काफी है। लेकिन कोशिश तो यही रहती है कि आप उसको पूरा ही अचीव कर सके। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो स्टैंडर्ड आपका पहली बात तो मेजरेबल होना चाहिए ताकि आप उसको मेजर कर सकें। बात समझ में आ रही है। देखो, जैसे कि मैं कहता हूँ कि आप, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि आप अपनी दोस्ती को आप कैसे मेजर करोगे, पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसके कितने परसेंट दोस्त हो, कैसे बताओगे, क्या ये पॉसिबल है बताना, नहीं। लेकिन अगर आप किसी से बोलो कि भाई मैंने आपको काम दिया था करने के लिए, 1000 यूनिट बनाने के लिए मैंने आपको दी थी, लेकिन आपने सिर्फ 500 यूनिट्स बनाई है, तो देखो यहाँ पे आपके पास एक स्टैंडर्ड टारगेट है कि आपको 1000 यूनिट बनाने थे, लेकिन आपने सिर्फ 500 यूनिट्स बनाई। तो आपने क्या किया, आप कंपेयर इजिली कर पाए ना, मेजर कर पाए ना आप। तो समझ में आ गई बात कि कहने का मतलब क्या चाहता हूं मैं, कि जो स्टैंडर्ड होता है वो मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि आप उसको मेजर कर सको। बात समझ में आ रही है। और देखो, स्टैंडर्ड आपका ना अचीवेबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई ऐसा बना दिया टारगेट अपना कि आप उसको अचीव ही नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब होते हैं ना, कुछ कुछ लोग होते हैं, कुछ ज्यादा ही बड़ा सोच लेते हैं, ठीक है ना, कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े अपने सपने सजा लेंगे, कुछ बड़े बड़े एकदम टारगेट सेट कर लेंगे, लेकिन वहां तक उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाते। तो देखो, वही ऐसा नहीं करना, क्योंकि देखो उसको कोई मतलब ही नहीं है। देखो, कोई चीज आप सेट कर रहे हो लेकिन उसको आप अचीव ही नहीं कर सकते। अब मैं बोलूं मुझे चांद पे से मिट्टी ला के बेचनी है, बताओ कोई सेंस है इस बात का, कोई खरीदेगा क्या, ये टारगेट अचीवेबल है। अगर मैं लेके भी आ जाता हूं तो मतलब आप खुद सोचिए यार कि किसको पड़ी है चांद की मिट्टी की, कौन खरीदेगा, ठीक है। मैं तो बाहर से कहीं से मिट्टी ला के बोतल में भर के बोल दूं चांद से है जी, खरीद लो। बेवकूफ बैठे हैं, खरीद लेंगे जिनको ज्यादा पैसा है। लेकिन आप एक मुझे एक बात बताओ, ऐसे कोई आपको, कोई भी नॉर्मल कस्टमर या कोई भी नॉर्मल बंदे से आप बोलोगे जी मैं ये एक बिजनेस करता हूँ, हंसेगा वो आपके ऊपर, क्योंकि जो भी आपने ये टारगेट बनाया हुआ है अपना चांद से मिट्टी लाके बेचने का, ये कोई टारगेट है ये। मेरे देखो एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो, ठीक है। हो सकता है मेरा एग्जाम्पल थोड़ा सा अजीब और अटपटा हो, लेकिन समझने की कोशिश करो, बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी आप अपने स्टैंडर्ड्स बनाओगे, ठीक है ना, वो आपके मेजरेबल होने चाहिए,
अचीवेबल होने चाहिए। सिंपल सा मतलब ये है कहने का। ऐसा नहीं है कि आपने जो कुछ कुछ भी सेट कर दिया और उसको आप अचीव ही नहीं कर पा रहे या कर ही नहीं सकते, तो ऐसा काम नहीं करना। यही आपका पहला पॉइंट है, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करते हो, एक स्टैंडर्ड बनाते हो विच इज अचीवेबल एंड मेजरेबल। ओके, विच इज अचीवेबल एंड मेजरेबल, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ जाते हैं, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब क्या कर रहे हो आप, आपको क्या करना है, आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस को अब मेजर करना है। समझ रहे हो, जैसे ही आपने अपना स्टैंडर्ड तय कर लिया, ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप ना मेजर करोगे कि जो भी एक्चुअली जो वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉयज, क्या वो ठीक से कर रहे हैं, क्या वो इतना वर्क कर रहे हैं कि वो आपके जो भी आपने जो एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट किया है, क्या वो अचीव कर पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। और आप सिर्फ क्वांटिटेटिव ही नहीं, क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस भी यहाँ पे आप मेजर करते हैं। ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस जब आप किसी की मेजर करने जाते हैं तो आप दोनों एक्सपेक्ट्स को देखेंगे, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी। ठीक है, बात समझ में आ गया। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई बंदा काम अब टाइम से कर भी रहा है, लेकिन वो जैसा काम हम चाहते हैं डिजायर्ड मैनर में वैसा काम बना के नहीं दे रहा, तो देखो उसका भी कोई फायदा नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है ना भाई। देखो आप किसी दुकान पे गए, आपने बोला जी मुझे ना ये शूज़ बना के दे दो। मान लो आप चले गए किसी कोबलर के पास, किसी मोची के पास, आपने उससे बोला जी मुझे ना ऐसे शूज़ चाहिए। लेकिन उसने क्या किया, उसने वैसे शूज़ बनाए तो सही, लेकिन जैसी क्वालिटी आप चाहते थे, जैसी क्वालिटी आप उससे बोल कर आए थे, वैसी क्वालिटी के नहीं बनाए। तो अब मुझे बात बताओ, क्या आप वो शूज़ परचेज करना पसंद करोगे? नहीं करोगे, आप मना कर दोगे भाई साहब मुझे तो नहीं चाहिए ये शूज़। जैसा मैंने बोला तो वैसा तो आपने बनाए ही नहीं है, तो मैं क्यों क्यों क्या करूँगा इनका, क्यों लूँ मैं इनको? मेरी बात समझ में आ गई। तो नुकसान हो रहा है ना, फिर बिजनेस में नुकसान होगा ना, उसे नुकसान झेलना पड़ेगा क्योंकि गलती उसकी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। देखो क्वांटिटेटिव, आप उसने आपसे 2 पेयर बोले या 1 पेयर बोला, आपने बना के दे दिया, क्वांटिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वालिटी में प्रॉब्लम आ गई। आपको ये भी साथ साथ में चेक करना है, ये भी साथ साथ में मेजर करना है कि जैसा डिजायर्ड मैनर में काम हमने सेट किया है, कि जिस जिस मैनर में काम होना चाहिए, क्या वैसा भी काम किया जा रहा है या नहीं। ठीक है, देखो कहीं ना कहीं क्वांटिटी तो बन जाएगी, लेकिन क्वालिटी भी वैसी ही चाहिए जैसा कस्टमर डिमांड कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को भी मेजर कर लिया। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपका आता है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप इन दोनों पॉइंट्स को आप कंपेयर कर रहे हो। दोबारा बोल रहा हूं, अब आप इन दोनों पॉइंट्स को आप कंपेयर कर रहे हो। ये आपका प्लान्ड परफॉर्मेंस है, ये एक्चुअल परफॉर्मेंस है, दोनों को कंपेयर करो। अगर इक्वल आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो फिर क्या होगा, डेविएशन आएगा, और उसी डेविएशन को फिर हम एनालाइज करेंगे। देखो यहाँ पे है वो पॉइंट। ठीक है, एनालाइजिंग डेविएशन, ये वाला पॉइंट समझ में आया, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। ठीक है, क्या करना है आपको, बेसिकली आपको जो भी आपने प्लान किया था, जो भी आपका एक्सपेक्टेड जो परफॉर्मेंस था, जो स्टैंडर्ड था, आपको उससे एक्चुअल को उसको आपको एक्चुअल से कंपेयर करना है कि एक्चुअल में कितना निकल के आया। अगर वो दोनों मैच कर जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो डिफरेंस है या डेविएशन है, वो क्यों आया, फिर उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, फिर उसके लिए हम क्या लेंगे, करेक्टिव मेजर्स लेंगे, ताकि आगे से वो प्रॉब्लम्स ना हो। बात समझ में आ गई। देखो कुछ है इन पॉइंट्स में, जरा मुझे बताओ सोच के, जरा कुछ है इन पॉइंट्स में, कितने सिंपल सिंपल से पॉइंट्स है। देखो 3 पॉइंट हमारे ऐसे ही खत्म हो गए मजे मजे में, कुछ भी नहीं है इनके अंदर। बात समझ में आ रही है ना। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं एनालाइजिंग डेविएशन की तरफ। ठीक है, एनालाइजिंग डेविएशन क्या कहता है, देखो आप सब लोग जानते हो कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि हम डेविएशन को एनालाइज कर रहे हैं कि ऐसी अगर डिफरेंस आया, अगर ऐसी प्रॉब्लम हुई, गलती हुई है, तो क्यों हुई है। ठीक है ना, ये मतलब है इसका एनालाइजिंग डेविएशन। अब देखो सिंपल सा लॉजिक है। देखो आप अब किसी कंपनी में काम करते हो, मान लो मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ। ठीक है, और मेरे ऊपर एक असिस्टेंट मैनेजर है या फिर सीनियर मैनेजर है या मैनेजर है, कोई भी मेरे ऊपर जिनको मैं रिपोर्ट करता हूँ। अब क्या मैं हर चीज़ को लेकर उनके पास जाऊँगा? नहीं, मुझे एक बात बताओ कि अगर आप कहीं पे कोई काम करते हो तो आप हर छोटी-छोटी प्रॉब्लम को लेके तो अपने बॉस के पास नहीं जाने वाले ना। भाई वो पागल हो जाएगा यार, वो कहेगा भाई मैं अपना काम करूँ या फिर तुम्हारी प्रॉब्लम ही सॉल्व करता रहूँ। भाई कुछ प्रॉब्लम्स खुद से भी सॉल्व कर लो। ठीक है, तो आप हर चीज़ को लेके अपने बॉस के पास नहीं जा सकते। कुछ चीज़ें आपको अपने अंडर में भी सॉल्व करके रखनी है। ठीक है? बस मतलब कहने का मतलब ये है कि आप हर चीज़ लेके अपने बॉस के पास नहीं जाओगे कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, सर अब ये प्रॉब्लम आ रही है, सर अब ये प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा काम नहीं चलेगा। कुछ एक रेंज ऐसी होती है जिसको आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो।
डेविएशन की, आप खुद भी उसको हटा सकते हो। अगर हाँ, अगर बिल्कुल ही आपके मतलब दायरे से बाहर जा रही है कोई चीज़, ठीक है, आपकी लिमिट से बाहर जा रही है, आपकी रेंज से बाहर जा रही है, तो वो चीज़ आप अपने मैनेजमेंट में बताओगे। अदरवाइज आप उसको अगर आप खुद सॉल्व कर सकते हो तो आप खुद सॉल्व कर दीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज़ आपकी रेंज में है और उसे आप सॉल्व कर सकते हो, अगर आपके नज़र में आ गई है कोई गलती या कोई मिस्टेक या कोई भी डिस्क्रिपेंसी, तो आप उसको खुद ही सॉल्व कर दो। ठीक है ना? अगर आप हर चीज़ को लेके अपने डिपार्टमेंट में जाएंगे, अपने सीनियर पोस्ट मेंबर्स के पास जाएंगे, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना? वो आपको हर चीज़ बताने के लिए थोड़ी बैठे हैं वहाँ पे। ठीक है, चलिए ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो देखो अब इसी पॉइंट को ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना? कौन कौन से? पहला है आपका क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, दूसरा है आपका मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है, देखो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या होता है। सबसे पहले देखो मैंने कुछ लिखा हुआ है नीचे, टेक कंट्रोल ऑफ की रिलेटेड एरियाज विच आर क्रिटिकल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब उन्हीं के एरियाज पे फोकस करना है, मतलब समझ रहे हो, सिर्फ उन्हीं की एरियाज पे, ठीक है ना, फोकस करना है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप हर चीज़ को लेकर नहीं बैठ जाओगे, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सिर्फ उन्हीं की एरियाज पे आपको फोकस करना है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ एक, मान लो कि किसी कंपनी में आप काम करते हो, ठीक है, और वहाँ की कोई प्रोडक्शन कॉस्ट मान लो 10 रुपीज़ पर यूनिट आ रही है। ठीक है ना? तो अब मुझे एक बात बताओ, ये आपके लिए ज़्यादा है या फिर अगर मैं बोलूँ कि आपके जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो आपके 40 रुपये बढ़ गई, ये ज़्यादा है? भाई देखो जो प्रोडक्शन यूनिट जो हो रही है आपकी, जो पर यूनिट जो आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, ये ज़्यादा है 10 रुपये से। बात समझ में आ रही है? तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो की रिलेटेड एरियाज हैं, जिनको मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है जिनके ऊपर फोकस करने की, सिर्फ आप उन्हीं को ही आप अपने मतलब कंसिडर करोगे, अदरवाइज आप छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि बहुत चीज़ें पड़ी हैं कंसिडर करने के लिए, आप हर चीज़ थोड़ी आप हर चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर सकते। बात को समझने की कोशिश करो। ठीक है, ये होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। ठीक है, की एरियाज वो एरियाज होते हैं जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे इंपैक्ट डालते हैं, सिंपल सा मतलब है। ठीक है, दोबारा बोल देता हूं, की एरियाज वो एरियाज होते हैं जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे इंपैक्ट डालते हैं। ठीक है ना, सिर्फ उन्हीं एरियाज के ऊपर फोकस करना है मेनली। कहने का मतलब ये है, आप हर चीज को लेकर नहीं बैठ जाओगे। ठीक है ना? चलिए, ये है इस पॉइंट का मतलब, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। ठीक है, सिंपल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसका मतलब है टेक कंट्रोल ओनली इफ देयर इज सिग्निफिकेंट डेविएशंस। देखो यहाँ पे हम बात कर रहे थे सिर्फ की एरियाज की, यहाँ पर हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट डेविएशंस की। ठीक है ना? देखो कंफ्यूज नहीं होना दोनों पॉइंट में। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। देखो जो डेविएशंस होती हैं, ठीक है ना, अगर वो एक स्पेसिफिक रेंज से बाहर निकल जाएं, या फिर मैनेजर, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो छोटी मतलब छोटी मोटी जो माइनर सी जो वो होती है ना डेविएशंस होती हैं, उनको आप इग्नोर कर दो, लेकिन जो बड़ी बड़ी डेविएशंस हैं सिर्फ वही आप देखो। ठीक है ना? छोटी मोटी गलती हो गई, देखो उसको तो कोई भी माफ कर देता है, लेकिन अगर कोई बड़ी गलती हो गई या फिर कोई बड़ी डिस्क्रिपेंसी आ गई, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ठीक है, ये पॉइंट है आपका मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। देखो अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो द डेविएशन विच आर बियॉन्ड द स्पेसिफिक रेंज, ओके, विच आर बियॉन्ड द स्पेसिफिक रेंज शुड ओनली बी हैंडल्ड बाय मैनेजर्स। ओके, और जो छोटी मोटी डेविएशंस होती है उनको इग्नोर कर दो, उन पे क्यों अपना टाइम और अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। बात समझ में आ गई ना? तो छोटी मोटी डेविएशंस को आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जो हाई डिग्री की डेविएशंस हैं उनको आप इजीली रिमूव नहीं कर सकते, उनके ऊपर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई? इसे कहते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। देखो जब आपने डेविएशंस, जो डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, जो डिफरेंसेस होते हैं, जब आपने एनालाइज कर लिए, फाइंड आउट कर लिए, ठीक है, अब क्या काम रह जाएगा आपका, कि अब आप इनको खत्म करने के लिए करेक्टिव मेजर्स लोगे। ठीक है ना? क्या लोगे? करेक्टिव मेजर्स। ठीक है, तो होप कि आपको कंट्रोलिंग प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस प्रोसेस में कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा या फिर मुझे ईमेल कर देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। अब हम बात करते हैं डेविएशंस के बारे में। देखो डेविएशन होता क्या है, मैं इतनी देर से डेविएशन डेविएशन चिल्ला रहा हूँ, मैं आपको बता भी चुका हूँ डेविएशन क्या होता है, लेकिन एक बार फिर भी जरा देख लेते हैं। When actual results achieved by an organization
आर डिफरेंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स सेट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टर्म्ड एज डेविएशन इन कंट्रोलिंग। देखो सिंपल है, हमने प्लान किया था 1000 यूनिट्स, ठीक है, एक्चुअल में क्या बन के निकली 800 यूनिट्स, तो कितने का डेविएशन आया 200 यूनिट्स का। ये होता है डिफरेंस डेविएशन, सिंपल। ठीक है, देखो डेविएशन आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है आपका नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का अगर मैं एग्जांपल दूं तो सुनिए जरा ध्यान से, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। एग्जांपल लेके बात करते हैं। आपने आपने प्लान किया कि मेरे को 1000 यूनिट्स बनानी है, लेकिन आपने बना दी एक्चुअल में 1200 यूनिट्स। कितनी बनानी थी 1000, कितनी बना दी 1200। तो देखो यहां भी डेविएशन आया, कितने का डेविएशन आया 200 रुपए का, लेकिन पॉजिटिव डेविएशन आया। अब आप कहोगे सर ये तो अच्छी बात है ना भाई, मतलब कम नहीं बनाई ज्यादा ही बनाई है ना। भाई एक बात बताओ, आप एक कस्टमर के नजरिए से सोचो, आप कस्टमर हो, ठीक है, आप कोई क्लाइंट हो, आपने किसी कंपनी से बोला जी मुझे ना 10 लैपटॉप्स चाहिए, अपने बिजनेस के लिए मुझे 10 लैपटॉप चाहिए। कंपनी ने बना दिए 12 लैपटॉप। अब वो आपसे कह रहे हैं जी हमने तो 12 लैपटॉप बना दिए। अब भाई 50-60 हजार रुपए का लैपटॉप आता है, आपको सिर्फ 10 की रिक्वायरमेंट है, कि आप दो एक्स्ट्रा क्यों खरीदोगे भाई साहब, बताओ जरा, आप दो एक्स्ट्रा क्यों खरीदोगे। जब आपको रिक्वायरमेंट ही 10 लैपटॉप की है तो दो एक्स्ट्रा खरीद के क्या करोगे, खामा का अपने ऊपर बर्डन बनाओगे। मतलब ये तो बेफालतू की बात हो गई कि भाई हमने तो खामा खर्चा कर रहे हैं। इससे ये बताओ कि आपका क्या फायदा हो रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, इसे बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। देखो सिंपल सा लॉजिक है, 1000 की आपने प्लानिंग करी थी, बना दिए 1200, 200 एक्स्ट्रा बन गए, डेविएशन है, लेकिन ये पॉजिटिव डेविएशन है। नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, नेगेटिव ये रहा, आपने 1000 यूनिट सोचे थे बनाने के लिए, लेकिन बन गए 800। सोचे थे क्या, आपके पास डिमांड आई थी कि जी मुझे 1000 यूनिट्स चाहिए, कंपनी ने बना दिए 800 यूनिट्स, 200 यूनिट्स बनाए ही नहीं। कस्टमर यहां भी गुस्सा हो जाएगा, ठीक है ना, कि भाई 200 यूनिट कहाँ है मेरे, उसको आगे भी सप्लाई करना है, लेकिन आपने तो सिर्फ 800 यूनिट बना के दे दिए उसको। तो यहाँ पे देखो आपकी कंपनी की रेपो गई, रेपो मतलब रेपुटेशन गई आपकी कंपनी की। वो दोबारा आपसे बनवाएगा नहीं, बनवाएगा, बिल्कुल नहीं बनवाएगा, मैं तो नहीं बनवाऊंगा अगर मैं होता तो उसकी जगह पे। तो मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो देखो यही इन्हीं चीजों को कंट्रोल करने का काम करता है कंट्रोलिंग प्रोसेस, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो चलिए, होप कि आपको डेविएशन भी समझ में आ गया होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बहुत ही सिंपल थे। तो चैप्टर आपका ओवर हो चुका है, थैंक यू सो मच। तो अगर आपको कंट्रोलिंग चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।